गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। सरफेस केमिस्ट्री लेकर फिर हाजिर हैं आपके सामने। कल के क्लास में हम आपको बता दिए थे फ्रेंडलिक के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। आज उसी थ्योरी का पार्ट है जिसमें हम कहते हैं एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, घोल प्रावस्था में अधिशोषण। चलिए कॉपी निकालिए। घोल प्रावस्था में अधिशोषण। घोल प्रावस्था में अधिशोषण, यही टॉपिक है आज हम लोगों का। जो तो आवाज आ रहा है? ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज, घोल प्रावस्था में अधिशोषण। घोल प्रावस्था में अधिशोषण, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है। घोल प्रावस्था में अधिशोषण। अब ध्यान दीजिए, आपके सामने कोई घोल है, कल पढ़ाए थे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका मतलब सीबीएसई वाला खोल दिया होगा, तो सीबीएसई वाला खोल लिया होगा। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन घोल फेज में है। आप जानते हैं कि घोल में घुल्य होता है और घोलक होता है। अब इसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहला, ताप बढ़ने से अधिशोषण घटता है। ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। जैसे ही ताप बढ़ेगा अधिशोषण घट जाएगा। उल्टा समझिए, ताप घटेगा अधिशोषण बढ़ जाएगा। दूसरा, अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, अधिशोषक कहते हैं जिसके सतह पर अधिशोषण होता है। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मतलब अधिशोषक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अधिशोषण होगा। इसका उल्टा भी समझ लीजिए। क्या हुआ? मतलब जैसे आप बलशाही का आकार छोटा है तो उस पर चीनी का चाशनी कम चढ़ेगा, और बलशाही का आकार बढ़ा देंगे तो ज्यादा चढ़ेगा। यही बात इसका कहना है। तीसरा है
अधिशोषण मूल्य अधिशोषण मूल्य के प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिशोषण घुल्य के प्रकृति पर निर्भर करता है। घुल्य का स्वभाव कैसा है ये भी निर्भर करेगा। जो घोल में जो घुल्य के कण होंगे उस पर निर्भर करेगा कि अधिशोषण कम होगा या अधिक होगा, उसके स्वभाव पर निर्भर करेगा। जैसे आपको भोजन करने के लिए हम बुलाएं तो आप आए हैं भोजन करने, बात सही है, लेकिन आप पर निर्भर करेगा कि आप कितना खाते हैं। ये नहीं है कि आ गए तो सब बराबर खा जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। स्वभाव पर निर्भर करता है ना। जैसे चीनी का चाशनी, तो चीनी का चाशनी है तो गाढ़ा होता है, उस पर चिपकेगा बलसाही पर, और वही नमक का चाशनी बना दीजिएगा तो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना कि उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। चौथा है अधिशोष्य या अधिशोषण। अधिशोष्य के सांद्रण पर या अधिशोष्य का सांद्रण बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता है। ऐसे लिखो, अधिशोष्य का सांद्रण बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता है। ठीक है, अधिशोष्य का सांद्रण बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता है। माना चीनी का चाशनी ज्यादा गाढ़ा होगा तो ज्यादा लेयर चढ़ेगा, कम रहेगा तो कम चढ़ेगा। अब क्या है, ये जो स्वभाव है घोल का, इस स्वभाव का अध्ययन किया गया अधिशोषण के मामले, और फ्रेंडलिक का जो अधिशोषण समतापी है उसका अध्ययन किया गया, तो पता चला कि दोनों का जो मतलब मेन थीम है वो लगभग सेम है। दोनों का जो स्वभाव है, दोनों का जो नेचर है, या जो दोनों का जो प्रॉपर्टी है लगभग सेम, हाँ हल्का फल्का की लगभग बराबर है। तो फ्रेंडलिक के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन में P के जगह C रखने पर, C माने सांद्रण रखने पर निम्न समीकरण प्राप्त होती। ध्यान दो, वहां था क्या, वहां था x/m बराबर Kp⁴ था। देखो यहाँ पर फ्रेंडलिक का जो इक्वेशन है ये था। अब यहाँ पर क्या होगा कि x/m होगा, K होगा, P के बदला में C के पावर 1/10 हो जाएगा। यहाँ n जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, बराबर रेयर केस में होगा लेकिन हमेशा बड़ा ही रहेगा। अब देखो दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा x/m बराबर होगा लॉग K इंटू C के पावर 1/10 होगा। लॉग x हो गया अधिशोषित गैस की मात्रा, m होगा अधिशोषक का द्रव्यमान हुआ। सब आपका क्लास छूटा है, वीडियो देख करके पूरा कीजिए उसको। अब आइए इसको हम लिख सकते हैं log x/m बराबर log K प्लस log C के पावर 1/n हो गया, क्योंकि गुना में जो रहेगा तो log में आके जोड़ हो जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं
log x बाई एम बराबर log k प्लस 1/n हो जाएगा कोफिशिएंट में, ये पावर है ये आएगा कोफिशिएंट में, और यहां हो गया log c हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अगर हम सॉल्यूशन के अधिशोषण को फ्रेंडली के अधिशोषण से कोरिलेट करते हैं तब, उसके बराबरी में इसको ले जाते हैं तब, अब क्या हुआ, log x बाई एम तथा log c के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा आता है, एक सरल रेखा आता है, जैसे उसमें आया था उसी तरह से आता है, जो फ्रेंडली के अधिशोषण समतापी को फ्रेंडली के अधिशोषण समतापी को सत्यापित करता है। बस इतना ही थ्योरी है एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, घोल प्रावस्था में अधिशोषण का इतना ही थ्योरी। अब लास्ट टॉपिक है अधिशोषण का एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण के अनुप्रयोग ठीक है। अब देखो कि अधिशोषण के अनुप्रयोग का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि अधिशोषण जो हम पढ़ते हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अनुप्रयोग का मतलब यही होता है कि इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, सबसे पहला है अत्यधिक निर्वात उत्पन्न करने में, अत्यधिक निर्वात उत्पन्न करने में। इसको समझिए, जैसे आपको हम देंगे एक बर्तन और वायु चूसक पंप देंगे, तो पंप की सहायता से अंदर का हवा आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। पूरा हवा निकाल दिए तो चिपक जाएगा। अब आपको उससे ज्यादा निर्वात चाहिए तो वहां तो कोई बात ही नहीं। निर्वात का मतलब होता है उस जगह का हवा खींचना। अगर हम ओपन जगह में खींचेंगे तो जहां से खींच लेंगे फिर दूसरी जगह से आ ही जाएगा, तो कहां से पता चलेगा। जब तक सील्ड कंटेनर नहीं रहेगा तब तक नहीं पता चलेगा। अब क्या होता है कि कोई अधिशोषक हम डाल देंगे बर्तन में तो वो नहीं देखेगा कि अंदर का क्या स्थिति है, नहीं है, वो सोखने का चीज सोख ही नहीं। इसलिए अत्यधिक निर्वात उत्पन्न करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है आर्द्रता को नियंत्रित करने, आर्द्रता को नियंत्रित करने में। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, माने नमी को सोखने में। आपने देखा होगा बहुत सारा दवा, सुनिए ना, आपने बहुत सारा दवा देखा होगा, उस दवा के अंदर में छोटा सा पुड़िया रखल रहता है। वो पुड़िया दवाई नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग तो ज्ञान के अभाव में उसको भी खा जाता है। ठीक है, लेकिन वो रहता है अवशोषण, जो उसके अंदर के नमी को अवशोषित करते रहता है। नहीं तो दवा जो है नमी से रिएक्शन करके कुछ अलग तरह का कंपाउंड बना देगा, इसलिए वहां पर उसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण
ये आपको आगे बताएंगे। हाँ, फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, विषमांगी उत्प्रेरण आगे टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। क्या खराबी करेगा नहीं? ठीक है। अब देखिए विषमांगी उत्प्रेरण के बाद आप जानते हैं फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि नाम सुने हुए, इसमें इसका उपयोग होता है। इसके बाद मेडिसिन में, दवा में या रोग के उपचार में, लिखिए रोग के उपचार, रोग के उपचार में, या इसी को दवा में भी कह सकते हैं, रोग के उपचार में। अब एक बात बताइए, जैसे आपको घाव होता है तो घाव में आप नहीं घाव में बैक्टीरिया कहाँ रहता है, ऊपर में कि नीचे? अंदर रहता है। आप मलहम कहाँ लगाते हैं? तो मलहम क्या करता है, अंदर से बैक्टीरिया को अपने सतह पर खींचता है। हाँ, उसका भी काम है, उसको फिर इलाज भी करता है। उसका काम है, अधिशोषक का काम है अवशोषित करना, तो अंदर से चीज को बाहर निकालता है, फिर जैसे ही बाहर आता है तो उसमें केमिकल आता है, चिपक के मर जाता है। दर्द अलग चीज है, दर्द अलग चीज है, ये यहाँ पदार्थ की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद है गैस मास्क में, गैस मास्क में आप बहुत लोगों को देखते होइएगा कि नाक में वो मास्क लग जाता है, मशीन टाइप का रहता है ना। उसका काम क्या है कि बाहर से जो जितना भी विषैला गैस है या जो गैस हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उस गैस को वो अपने पास ही सोख लेता है। जैसे पहले खाल के अंदर जो लोग जाता था खुदाई करने के लिए, तो वहां पर तो जहरीला गैस एकाएक निकल जाता था, तो जो आदमी सूंघे मर जाए, बताने लायक भी नहीं रहता था कि अगला को बताएगा अरे यहाँ पर जहरीला गैस है, हम सूंघ लिए तो मर गए, तुम लोग भाग जाओ। तो वहां पर डेबी लैंप का एक आविष्कार हुआ कि वहां पहले लैंपे बुता जाता था, जहरीला गैस के कारण से लैंपे बुता जाता था, सब लोग भाग जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है गैस मास्क में चारकोल का उपयोग करता है, जो बाहर से जितना भी जहरीला या जो विषैला पदार्थ टाइप का जो गैस रहता है उसको सोख लेता है। मास्क के अंदर जो केमिकल रहता है वो सोखता है। ठीक है। इसके बाद है रंग हटाने, रंग हटाने में। अब जैसे आप गेहूं का आटा देखिए, उसका कलर, अब मैदा का कलर देखिए, अंतर समझ में आ जाएगा। आप उसको छोड़िए ना, आप घर में अति बनवाते हैं ना मिठाई, तो जो हलवाई रहता है वो आपको कहेगा कि हाइड्रो लेके आइए, उससे पूछिए तो जो हाइड्रो क्या है बता देगा, तो बुझ जाते हैं। वो आपको समझाएगा अपने भाषा में कि नहीं, वो कहेगा कि मिठाई जो है ना इसमें चीनी है ना, इसमें कालापन रहता है, तो मिठाई कड़िया हो जाएगा, इसलिए उसको देते नहीं। उसका काम है जो चीनी के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, कार्बन जो बचता है, उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको वह अधिशोषित कर लेता है, और आपका जो है मिठाई एकदम चमकदार बनता है। अगर चमकदार नहीं बनेगा तो आप खाइएगा नहीं। आप देखिए ना, आटा देखिए और मैदा देखिए, दोनों में किसको देखने का ज्यादा मन करेगा? मैदा को, उजला रहता है, एकदम से एट्रैक्टिव रहता है। तो ये रंग हटाने का भी काम करता है, एब्जॉर्प्शन के जरिए रंग हटता है। वो दूसरा चीज है, दूसरा चीज है, दूसरा चीज है। अब देखो निष्क्रिय गैस को अलग करने में, निष्क्रिय गैस को अलग करने में, निष्क्रिय गैस को अलग करने में। इसके बाद होता है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में, इसका भी पढ़ाई आगे होगा। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, विभिन्न तरह का एड्जॉर्बेंट होता है। ठीक है। वह एड्जॉर्बेंट जैसे ही कोई चीज डालिएगा तो उसके सतह पर चिपक जाता है, जो नहीं चिपकने वाला है वो नीचे गिर जाएगा, तो उस विधि से उसको सेपरेट करते हैं। इस तरह से आपका जो है अधिशोषण टॉपिक खत्म हो गया।
इस चैप्टर में 3 टॉपिक है, अधिशोषण, इसके बाद है उत्प्रेरण और इसके बाद है कोल्वाई। हाँ कोल्वाई, बस यही 3 टॉपिक खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज आपका अधिशोषण संपन्न हो गया, ठीक है। देखिए नहीं समझे तो पहले तो ऑफलाइन क्लास था तो आप कॉपी पढ़ते थे, अब तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ हो रहा है। तो जो वीडियो नहीं समझ में आता है उसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए। रील्स देखो, रील्स देखने से बेहतर हम समझते हैं कि टीचर का लेक्चर सुनो। हाँ, लेक्चर हम तब सुनेंगे जब हमको उसके बारे में पता रहेगा। जैसे हम जो बता रहे हैं, एक एक चीज बोर्ड पर क्लियर करते हैं, एक एक चीज लिखते हैं। आप भी कॉपी निकालिए, उसको अच्छा से फेयर करिए और इसको फेयर करके रखिए, और जब मन हो तो इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद मन अति हो जाए तो वीडियो सुन लीजिए, लेक्चर सुन लीजिए। आपका जो मन का जो अति होगा ना, मैल सब साफ हो जाएगा। तो चलिए ये टॉपिक यहाँ पर संपन्न हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। अब इससे आगे देखिए, जल्दी लिखो। वो सब नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा लाइट बढ़ाएं बोर्ड पर तो थोड़ा चेंज हुआ होगा लिखावट में। धीरे धीरे सब चेंज होगा, एक बार थोड़े होगा। वो जो लिखा हुआ रहता है ना बोर्ड पर, वो जो हल्ला करके समझा देता है खुदक खुदक करके, वो आसान होता है। उसमें विद्यार्थी को लगता है कि पढ़ाई हो गया, लेकिन पढ़ाई उसमें होता नहीं है। पढ़ाई होता है जिसमें हम एक एक बात को समझते हैं लिख लिख करके। तब हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं दिमाग पर वैसे वैसे छपते जाता है। लिखा हुआ चीज नहीं छपता, वो तो किताब जैसा हो गया। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, आज इतना ही रखो, समझा। हाँ वो तो विद्यार्थी पर निर्भर करेगा। अब इससे आगे कल बताएंगे, उत्प्रेरण तैयार कर लेना।